नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर और अब मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 लेक्चर्स इसके कवर किए हैं। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही फंडामेंटल था, दूसरे लेक्चर में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन इसको समझने की कोशिश की, तीसरे लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट को समझने की कोशिश की। आज के इस लेक्चर का जो टारगेट है, इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का और एक तरीका दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसे ही हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या-क्या देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले की डेफिनेशन समझेंगे, राइट हैंड थंब रूल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और एज यूजुअल हम उसके ऊपर कुछ अच्छे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखना, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे समझना है कि वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने समझने की कोशिश की थी एक अलग अंदाज से, एक अलग तरीके से। मतलब ये ऐसे 2 वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है जिनके वजह से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट मेरा स्केलर रहेगा। कुछ इस तरह से भी हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश की थी। और मैथमेटिकली स्पीकिंग, तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये कुछ इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया था और इसके हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश की थी। और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नाम इसके दो है, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, और ये दो वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है ना, उनका जो रिजल्टेंट है, अगर मुझे रिजल्टेंट एक नया वेक्टर मिलता है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखना, इस प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे एक नया क्वांटिटी मिलेगा, एक नया वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक समझने वाला तरीका है। अब एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो मैं किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूं जिसमें कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। तो यहाँ पे होगा क्या, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड विद द साइन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे साइन एंगल मिलेगा। और ये जो साइन एंगल होता है ना, ये साइन एंगल हम यहाँ पे स्मॉल एंगल लेने वाले हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स। और इनका जो डायरेक्शन है ना, इनका जो डायरेक्शन है, मतलब ये जो नया वेक्टर मिल रहा है, देखना इसके वजह से एक नया वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ये पूरा का पूरा नया वेक्टर है और इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर है मतलब, देखना वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। तो इस नए वेक्टर का डायरेक्शन हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर का यूज करके दे सकते हैं। और ये जो यूनिट वेक्टर होगा ना, दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एन क्या क्या है, तो ये है यूनिट वेक्टर, ये किस तरह से है, परपेंडिकुलर है किसको, प्लेन को। किस प्लेन को, इन विच वेक्टर p एंड वेक्टर q आर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखना इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलना कि मैं यहाँ पे एक टेबल टॉप लेने वाला हूँ, जस्ट आई विल टेक वन टेबल टॉप। ठीक है, ये एक टेबल टॉप है अपना, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देते हैं, ये समझ में आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर टेबल टॉप। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर्स है कुछ इस तरह से। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, p वेक्टर मान के चल सकते हैं या फिर q वेक्टर, और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन। ठीक है, देखना हमें अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे।
आई विल ड्रॉ रीड्रॉ द डायग्राम। ड्रॉ नहीं बेटा, मैं यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ। सारी चीजें हटा देंगे, अच्छा सा टेबल टॉप बना देंगे। थोड़ा सा खींच लेते हैं, या फिर एक काम कर लेता हूँ, सिंपल तरीके से कर लेते हैं। टेबल टॉप थोड़ा सा बड़ा पे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, हिसाब से टेबल टॉप होगा। ओके, ये अपना टेबल टॉप है, इसमें अब दो वेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, और दूसरा जो वेक्टर है मेरा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये वेक्टर P मान के चलना, ये वेक्टर Q मान के चलना, और इन दो वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। तो इनका जो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ले लें, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर देने वाला है, और ये जो नया वेक्टर रहेगा ना, इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो नया वेक्टर रहेगा, ये नया वेक्टर इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज P क्रॉस Q। या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक नया वेक्टर R वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर Q वेक्टर को परपेंडिकुलर है, प्लस ये वेक्टर मेरा P वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। याद रखना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, P वेक्टर के साथ साथ Q वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन दे रहा है। यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। किस चीज का डायरेक्शन दे रहा है, तो यूनिट वेक्टर हमें यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। नाउ अब देखना, ये डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हो, या फिर सिंपली हम इसे बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले देखना, मैं इसको अब स्प्लिट करने वाला हूँ या फिर तोड़ूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेच द फोर फिंगर, और फोर फिंगर्स, चार जो उंगलियां हैं हम उसे स्ट्रेच करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, सेकंड स्टेप रहेगा, फेस द पाम टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। पाम को हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाना है। थर्ड स्टेप रहेगा, नाउ कर्ल द फिंगर्स। उस डायरेक्शन में जाके फिंगर्स को क्या करना है, यहाँ पे कर्ल करना है। और आप लोगों को यहाँ पे थंब मिलेगा, जो कि डायरेक्शन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का। ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी हमने देखा कि ये Q वेक्टर इधर है, ये P वेक्टर इधर है, एक ही प्लेन में थे। अब देखना, फर्स्ट फिंगर की तरफ फोर फिंगर्स लेके जाओ, मतलब आप लोगों को फोर फिंगर्स यहाँ पे लेके जाने हैं। कुछ इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फोर फिंगर ये अपना थंब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में करना क्या है, पाम मैंने ऑलरेडी क्यू की तरफ कर लिया, पाम इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। तो आगे करना क्या है, आगे हमें फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है सच दैट थंब मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। थंब क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये थंब क्या करेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। सिमिलरली ये किसके लिए है, तो ये रिजल्टेंट जो मिलेगा, ये मिलेगा मुझे P क्रॉस Q के लिए। कैन आई गेट द रिजल्टेंट R2 फॉर Q क्रॉस P, Q क्रॉस P। तो देखना, अगर मैं थंब रूल फिर से यहाँ पे लगा दूं, ये Q वेक्टर ये P वेक्टर, तो अब मुझे रिजल्टेंट मिलेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहला वेक्टर कौन है, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर फिंगर्स लेके जाने हैं, और दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर देना है, सो दैट यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेक्टर प्रोडक्ट।
या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक एक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट पार्ट रहेगा डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, a इंटू बी कैन बी रिटन एज ए बी इंटू ए। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज ए कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वेक्टर का जब मैं करने वाला हूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, p क्रॉस q एक्चुअली नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। याद रखना, p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। कहाँ से समझ में आ रहा है? तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने p क्रॉस q निकाला है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और q क्रॉस p का रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ q क्रॉस p। तो ये करेक्ट चीज है। लेकिन अगर आप सिर्फ नोटेशन में ले रहे हो या फिर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो, तो ये करेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है, तो P क्रॉस Q को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, P क्रॉस Q इज इक्वल टू माइनस Q क्रॉस P। याद रखना, दिस इज वैलिड। तो ये चीज वैलिड है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे ओबे करेगा। मतलब क्या है? अगर मैं लिख दूं P क्रॉस इन ब्रैकेट Q प्लस R, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस R। ठीक है, तो ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ज्यादा यूज नहीं है उसका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, P और ये Q, या फिर दूसरा कंडीशन होगा ओवरलैपिंग का। अगर ये दोनों के दोनों ओवरलैप हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसे बोलते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, मेरे पैरेलल है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, थीटा मेरा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 है तो P क्रॉस Q मुझे कितना मिलेगा, तो P क्रॉस Q मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। साइन 0 की वैल्यू कितनी बनेगी? तो बेटा यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू बन जाएगी 0 इंटू 0। तो मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 0। तो हमेशा याद रखना, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, या फिर एंटी पैरेलल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटी पैरेलल का केस भी कवर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल या फिर पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एक वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर से ओवरलैपिंग वाला हम दे सकते हैं, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एंटी पैरेलल। तो इस केस में कितना आएगा थीटा, तो थीटा आएगा 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर्स मेरे पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा 0। ठीक है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे 0। तो इसी चीज का यूज हम आगे कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल। फिर से देखना, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आई क्रॉस आई, आई के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। सिमिलरली के क्रॉस के, इसका भी आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि आई वेक्टर खुद के साथ पैरेलल, मतलब खुद के साथ वो एंगल 0 बनाता है, इसके वजह से उसका क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उस केस में बन जाएगा थीटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा P क्रॉस Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू Q इंटू साइन ऑफ 90 इंटू एन कैप। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा पी क्यू इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज नथिंग बट द रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा पी क्यू। अगर मैग्नीट्यूड में लोगे, देखना पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ पे मिलेगा विच इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो अब देखना, अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस जे लेने की कोशिश करूँ या फिर जे क्रॉस आई लेने की कोशिश या फिर जे क्रॉस के लेने की कोशिश करूँ या फिर के क्रॉस आई लेने की कोशिश, तो इस केस में आंसर क्या आएगा। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है जो आप लोगों को समझना है। आप लोगों को आई कैप, जे कैप और के कैप कुछ इस तरह से लिखना है। ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखे हैं। आप लोगों को याद होगा रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ये जो साइकिल है उसी तरह से एक साइकिल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मैं यहाँ से आंसर निकाल सकता हूँ। किस तरह से, देखना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे याद रखना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। तो सिमिलरली देखना, जे क्रॉस के का आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आई कैप, और के क्रॉस आई का आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा जे कैप। सिमिलरली अगर मैं कुछ क्लॉकवाइज यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, आई क्रॉस के क्रॉस जे एंड जे क्रॉस आई, इसका आंसर कितना आएगा, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो देख सकते हो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, उसके बाद के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और उसके बाद रहेगा जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। तो एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत जगह पे लगने वाला है। और इसका जो ट्रिक है मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप लोगों को ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला फंडा याद रखना है, तब जाके आप लोगों को ये वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे क्रॉस प्रोडक्ट हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, वी विल ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला। मान के चलना पी वेक्टर है विच इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। अगर मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, पी क्रॉस क्यू, तो मैं उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो सबसे पहला रो यहाँ पे रहेगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, सेकंड रो पे देखना, जो फर्स्ट वेक्टर है ना, फर्स्ट वेक्टर कौन है यहाँ पे, पी है। तो सेकंड रो में हमें फर्स्ट वेक्टर के जो मल्टीप्लायर है ना, आई जे और के, तो उनको यहाँ पे लिख देना है। तो ये बन जाएगा पी एक्स, ये बन जाएगा पी वाई, और ये बन जाएगा पी जेड। और थर्ड रो में मुझे सेकेंड वेक्टर के मल्टीप्लायर लेने हैं, तो ये बन जाएगा क्यू एक्स, ये बन जाएगा क्यू वाई, ये बन जाएगा क्यू है। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसे याद रखना है। अब दूसरी चीज, आप लोगों को डिटर्मिनेंट या फिर इसको सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, तो इसके लिए भी है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखना, मैं कुछ चीजें देखता हूँ। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो। फिर से फर्स्ट रो, लेकिन अब कॉलम रहेगा सेकेंड। नेक्स्ट, फिर से रहेगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। समझ लेना यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो वन बाय वन करेंगे।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन है? यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है आई, उसे लिख दो आई कैप। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। किस तरह से करेंगे मल्टीप्लीकेशन? तो कुछ इस तरह से, सबसे पहले ऊपर से नीचे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से नीचे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पी वाई इंटू क्यू जेड। नेक्स्ट, उसके बाद नीचे से ऊपर चले जाओ, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन माइनस में लिख देना, तो ये बन जाएगा क्यू वाई इंटू पी जेड। ठीक है, तो ये आएगा मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, आई जे आई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अब मेरे को यहाँ पे चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या होगा। तो कौन कॉमन दिखाई दे रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में? यस, यू कैन सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमें कॉमन दिखाई कौन दे रहा है? तो जे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने आई को प्लस लिया था, अब हम जे को माइनस ले लेंगे, अल्टरनेट चले। फिर से ऊपर से नीचे मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद नीचे से ऊपर मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन जाएगा पी एक्स इंटू क्यू जेड माइनस क्यू एक्स इंटू पी जेड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे मिलने वाली है। सिमिलरली मैं बाकी भी लिख सकता हूँ, के लिए भी लिख सकता हूँ। के लिए किस तरह से हो जाएगा आप लोग देख सकते हो। के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को यहाँ पे ले लेंगे, कॉमन एलिमेंट आएगा की। कॉमन एलिमेंट आएगा के, एक प्लस हुआ दूसरा माइनस, तो तीसरा रहेगा प्लस। ब्रैकेट में देखना फिर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, तो सबसे पहले पी एक्स इंटू क्यू वाई माइनस क्यू एक्स इंटू पी। तो कुछ इस हिसाब से हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये मल्टीप्लीकेशन समझने के लिए आप लोगों को ये वाला टेक्निक पता होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन को समझने के लिए आप लोगों को ये वाला चीज पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका अच्छी तरह से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और कुछ चीजें हैं उसे भी समझ लेते हैं। अब दो फॉर्मूले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस, वी कैन ऑब्टेन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक। इस तरह से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से रख देंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? आई विल ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम हियर, परपेंडिकुलर डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस साइड से डालो इस साइड से डालो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं वेक्टर्स कुछ इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, देखना। ये जो वेक्टर है ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इसका एरिया निकालना है तो कुछ करना नहीं है बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ पे बेस इंटू हाइट, इसी चीज का यूज करेंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, so दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एक चीज रहेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं, अगेन मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें उसका एरिया पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, तो देखो बेस इंटू हाइट के लिए हमने क्या लिखा था? तो हमने यहाँ पे लिखा था हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो ये आप लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप लोगों को ये दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। तो चलो, दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और हमें यहाँ पे पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फॉर सिंप्लिसिटी इसे समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है?
मान के चलना कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इस तरह से परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। इन शॉर्ट दोनों को परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये वेक्टर मिल जाता है तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, आई कैप ए कैप ए कैप। पहला वेक्टर कौन है, ए के कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, 3 1 2। बी के कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, 2 -2 4। क्या अब मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आई कॉमन मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, 1 इंटू 4 -2 इंटू -2। उसके बाद जे निगेटिव रहेगा, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 4 -2 इंटू 2। और थर्ड यहाँ पे रहेगा प्लस के कैप, और यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 3 इंटू -2 माइनस ऑफ 2 इंटू 1। ठीक है, कुछ इस तरह से चीजें मिलेगी। तो ये बन जाएगा 4 + 4 माइनस के कैप, 12 -4 प्लस के कैप -6 -2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे इनका यूनिट वेक्टर चाहिए। ये क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर का हमने डेफिनेशन सीखा था, यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमें किसका यूनिट वेक्टर चाहिए, हमें ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो हमें पता है 8 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइडेड बाय 8√3। अगर हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व करें तो ये मुझे मिल जाएगा आई कैप डिवाइडेड बाय √3 माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √3 minus k cap divided by √3, and this is going to be the unit vector perpendicular to the both vectors a and b। अच्छा क्वेश्चन है, सादे सादे लल्लू सवाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अच्छे सवाल की तरफ जा। नेक्स्ट, और एक चीज आप इसे भी समझ लेना, मान के चलना कि मैंने एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और बी वेक्टर दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला है फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार इस फॉर्मूले को गलत लिख देते हैं, वो कुछ हिसाब से आई कैप जे कैप, क्योंकि दो ही दिखाई दे रहे हैं ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसको कुछ इस तरह से लिख दोगे 2 3 3 4। अगर ऐसा लिख रहे हो, अगर ऐसा लिख रहे हो तो बेटा ये गलत चीज है, याद रखना। ये क्या है, दिस इज द रॉन्ग वे। ये रॉन्ग वे है टू ऑब्टेन द आंसर, ये गलत तरीका है। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं उसे ए क्रॉस बी। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये 3/3 डिटर्मिनेंट है, तो मुझे तो पहला रो लिखना ही है आई जे के कैप। अब दूसरा रो में क्या रहेगा, ए के जो भी कोएफिशिएंट्स है वो लिखने हैं आई जे के। तो आई का 2 है, जे का 3 है, इसमें के नहीं है मतलब ये बनेगा 0 के। यहाँ पे भी नहीं है तो ये बनेगा बेटा 0 के, तो क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली आगे मुझे मिल जाएगा 3 4 0। ओके, तो देखना इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं कुछ इस हिसाब से लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँ माइनस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस के कैप। तो क्या आप लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप बी कैप के कैप। ये तो कंपलसरी लिखना है। ए का देखना, आई कैप 0 है, बी जे कैप -1 है और के कैप 0 है। और बी में देखना आई कैप 2 है,
के कैप 0 है और के कैप -1 है। तो कुछ इस हिसाब से मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलो, वेक्टर्स from origin to the point A and B are 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. B is equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap respectively. The area of the triangle. तो जैसे हमने बोला था, area of the triangle is equal to half magnitude of vector A cross B. ये कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, A क्रॉस B ऑब्टेन करना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज है। तो ये बन जाएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ए के कोएफिशिएंट्स कौन है, ये 3 -6, ये 2। बी के कोएफिशिएंट्स 2 1 -2। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन कॉमन है, तो आई क्या, बाकी कौन रहा यहाँ पे, -6 मल्टीप्लाइड विथ -2, -1 इंटू 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉमन एलिमेंट जे है तो उसे हम माइनस पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 3 इंटू -2 -2 इंटू 2। और तीसरा है, अगर यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये के कैप मुझे कॉमन मिलेगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 इंटू -2, एक मिनट गलत लिख दिया, ये मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 1 -2 इंटू माइनस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आई कैप, ये बनेगा 12, ये -2 माइनस जे कैप -6 -4 प्लस के कैप, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 3 प्लस 12। तो ये मुझे मिल रहा है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी मिला। अब मुझे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो देखो, ए 1/2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, तो वो रहेगा √10² प्लस 10² प्लस 15²। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, ये 100 प्लस 100 प्लस 225। देखो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका है, उसे करेंगे हम। इसको मैं लिख सकता हूँ 5²। ठीक है, ये बन जाएगा 2² प्लस 2² प्लस 3²। ठीक है, तो देखना 10² को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 5² इंटू 2²। तो आप लोग मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हो, 25 इंटू 400, 25 इंटू 400 एंड 25 इंटू 9, तो वो आ जाएगा 225। तो 5 को बाहर ले लो, ये बन जाएगा 5/2, ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 9, दैट इज 5/2 डिवाइड इंटू √70। तो यहाँ पे अब एक ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ढंग से करना, ध्यान से करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये जल्दी आएगा। अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा, तो आप लोगों को थोड़ा सा स्लोली करना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। नेक्स्ट, द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट अबाउट ओरिजिन। तो हमें यहाँ पे टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, टॉर्क टू इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ऑलवेज रिमेंबर, टॉर्क टू क्या होता है, तो वो होता है आर क्रॉस एफ। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टॉर्क पूछा है, मतलब मुझे आर का और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ये बन जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, ये 2 -3 4 3 2 एंड 3। कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। आई कैप, ये बनेगा 3 इंटू -3 दैट इज -9, 2 इंटू 4 दैट इज 8, दैट विल बी माइनस, ए की टर्म नेगेटिव रहेगी, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6 -3 इंटू 4 12 प्लस ये आएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 -9, और ये बन जाएगा +9। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो ये मुझे मिल जाएगा -17 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 13 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। आप लोगों को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जैसे हमने
वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट में किया था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली आप लोगों को ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट आगे देखना, आगे क्या पूछा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखना। ये ए वेक्टर है, थोड़ा सा बड़ा निकालेंगे, और ये जो है ये बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है ए क्रॉस बी एंड विच इज इक्वल टू सी, जो हमें दिया है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो हमें ऑप्शन चेक करने, देखना ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द बी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द, ये किसको किसको परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है और ये ए को भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो, सी इज परपेंडिकुलर टू द बी, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी इज परपेंडिकुलर इज ए, दूसरा भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट तीसरी चीज, सी इज परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी, तो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मुझे देखना पड़ेगा, ए प्लस बी, क्या मैं ए और बी का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ? तो देखना क्या होगा, ये ए वेक्टर है, तो अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, और इनका जो रिजल्टेंट है ये कुछ इस तरह। तो मतलब जो है, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में एक वेक्टर मिलेगा और ये वेक्टर होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप लोग ढंग से देखोगे, ये वेक्टर रहेगा मेरा ए प्लस बी। एक्चुअली ये ए प्लस बी वेक्टर उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो मतलब ये है कि सी इज परपेंडिकुलर टू द ए प्लस बी वेक्टर। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। द फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग सिंस सी परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी। एक्चुअली ये क्या है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सी वेक्टर, इज नॉट पॉसिबल। कोई भी वेक्टर खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, वो खुद के साथ पैरेलल हो सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये बन जाएगा सी परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी विच इज गोइंग टू बी द रॉन्ग, ये क्या बनेगा, रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो चलो बेटा, ये तो था अपना इस चैप्टर का मैथमेटिकल मेथड्स का लास्ट लेक्चर। मैं बोलूंगा हम यहाँ पे कैलकुलस कवर नहीं कर रहे, कैलकुलस का यूज हम जहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं वहां पे डायरेक्टली करेंगे। अभी के लिए हम कैलकुलस यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं सीख रहे इस वीडियो सीरीज में, हम उसे आगे सीखें। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया। अगर समझ में आए तो जाओ बेटा फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना इसको स्प्रेड करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो फ्री में मिलने वाला है। तब तक के लिए बेटा चलो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।